अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था 12.4 आर्टिकल जो कि था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसकी जो है वो पिछले दोनों लेक्चर्स के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस जो है एक एक लेक्चर के अंदर बताई गई है, आप लोगों को समझाई गई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा 12.5 जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज़ कर लें बेटा आप रूम के अंदर गए हो, अपने घर के अंदर अपने रूम में गए हो और बहुत जो है वो अंदर गर्मी है, हबस जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। हम क्या करते हैं कि हम जो है वो विंडो ओपन कर देते हैं। अब विंडो जैसे ही हमने ओपन की तो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और हमें पता चलता है कि जो हवा है वो अंदर जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देती है, इनवर्ड आ रही है, आउटवर्ड जा रही है। तो सपोज़ कर दें जैसे ये जो ब्लू है ये आपके घर की जो विंडो है, इसमें से जो एयर लाइंस हैं या एयर करंट्स हैं या जो हवा की लहरें हैं वो क्या कर रही हैं जी, वो इनवर्ड मूव कर रही हैं। किस तरफ? रूम की तरफ। बेटे ये जो एयर लाइंस का फ़्लो है इसको हम कहेंगे एयर फ्लक्स। जो इन हवा की लहरों का इस विंडो के अंदर से गुज़रना जो है वो क्या कहलाता है? वो एयर फ्लक्स कहलाता है। अब फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स बेटा, फ्लक्स कहते हैं हम लोग फ़्लो को। फ्लक्स मीन्स फ़्लो, और ये फ़्लो जो है ये किसी भी फ्लूइड का हो सकता है, ये हवा का भी हो सकता है। किसी पाइप के अंदर से जो वाटर फ़्लो कर रहा है उसके लिए भी हम वाटर फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। इवन पर्सन, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो डोर से गुजरते जा रहे हैं तो हम कहेंगे जी ये डोर के अंदर से जो है ये ह्यूमन फ्लक्स है या ह्यूमन फ़्लो है कि वो गुज़रते जा रहे हैं। उसके अंदर एक जो है स्पेसिफ़िक एरिया से जो लोग गुज़रते जा रहे हैं उसको हम कहेंगे ह्यूमन फ्लक्स। ऐसे बेटा हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ़्लो। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक जो है वो वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी सर्टेन एरिया के अंदर से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्पेसिफिक एरिया ए है और जो कि ए पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। बेटे किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल या किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो मैंने ब्लू से शो की हुई। अब इन लाइंस के इस जगह ए पॉइंट के ऊपर अगर हम इतने एरिया को रखते हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से कितनी लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं। 3 लाइंस जो हैं इस ए पॉइंट के ऊपर पास कर रही हैं इस एरिया में से। उसी एरिया को अगर हम लोग मूव करवा देते हैं बी पॉइंट पे तो वहाँ पर कितनी जो फील्ड लाइंस हैं वो पास कर रही हैं? वो 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं? 3। और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी एरिया से, जितना एरिया ये है उतना एरिया ही ये है, तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं जी? वो है हमारे पास 2। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सर्टेन एरिया में से पास करेंगी उतना उस एरिया का क्या होगा? फ्लक्स होगा। अगर उसी एरिया का इस पॉइंट पे जितनी लाइंस गुजर रही, कितनी 3 लाइंस गुजर रही हैं तो 3 होगा। यूनिट हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसी एरिया को बी पॉइंट पे रख दिया जाए, 2 फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे जी? इसका फ्लक्स कितना है? 2 है। बेटे एक चीज़ जो आप लोगों के जहन में आ रही होगी, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या चीज़ यूज़ की? एक एरिया यूज़ किया, सेकंड क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती हैं। यहाँ पर जो है वो फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर चूँकि वो एक दूसरे से दूर हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, वीक होगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ी तो हमने पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि क्राउडेड होंगी, ज़्यादा जो फील्ड लाइंस होंगी पास पास होंगी तो हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कम है। जो फील्ड की इंटेंसिटी है जी उस एरिया पे या उस पॉइंट पे कम होगी। दो चीज़ें बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेकंड क्या है, एरिया। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आता है वो है जी E डॉट A। अब इस फार्मूले के अंदर एक ये भी चीज़ देख लें कि ये क्या है, ये बेटा फ्लक्स को शो करने के लिए हम लोग वर्ड जो ग्रीक लेटर है वो यूज़ करते हैं फाई। फ्लक्स को यूज़ करने के लिए फाई यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो साथ ही लगा देंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर्स के अंदर जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेटे याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलरली थ्रू सर्टेन एरिया, और वो क्या करें, पास करें, कैसे, परपेंडिकुलरली पास करनी चाहिए। यानी कि जो हमारा फील्ड लाइंस का यहाँ पर सरफेस के साथ एंगल होगा वो कितना होगा, 90 हो। ये उन फील्ड लाइंस को हम कंसिडर करेंगे जिनका एंगल 90 होगा, उनको हम कहेंगे जी जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं इस सरफेस एरिया में से उतना उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जी यही लिखा हुआ है, पासिंग नॉर्मली थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर फाई। फाई जो है वो सिर्फ शो करता है फ्लक्स को, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा साथ ही लगा देंगे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा साथ बी लगा दें। जी बेटा मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आ गया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई का तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, अगर फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। ये तो हमने पढ़ा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अलोंग फोर्स होती है, वो फोर्स जो कि किसी चार्ज के ऊपर लग रही होगी, और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर, बेटे देखें ऊपर एरो हेड लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मैथ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा, कई जगह पे एरिया यूज़ किया। स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दें जी, और कोई डायरेक्शन हम मेंशन नहीं करते, मीटर स्क्वायर आ रहा है, या आप सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं जी, पाई आर स्क्वायर, फर्दर एट्सेट्रा, आप लोग एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं। तो हर जगह पे जहाँ पर भी हमने एरिया की बात की, हमने क्या कहा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अनटिल जब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वहाँ पर जहाँ पर मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी हमने एरिया को एज ए स्केलर कंसिडर किया, वहाँ पर हमने सिर्फ एरिया की क्या ली थी, मैग्नीट्यूड ली थी। फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर हमारे पास है जी, उसकी साइड्स का जो स्क्वायर है और उसकी एक साइड जो है उसकी लेंथ 5 मीटर है, इसका एरिया बताओ, हम कहेंगे जी 25 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ उस एरिया की क्या है,
मैग्नीट्यूड है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कोई भी पूछे एरिया स्केलर है या वेक्टर, एरिया है वेक्टर, लेकिन हम उसको कंसीडर कैसे करते हैं मैथ के अंदर या फिजिक्स कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर, कैसे स्केलर एज ए स्केलर कंसीडर करते हैं, या उस वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। बेटा इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ पर भी जाके पढ़ोगे वहाँ पर वेक्टर एरिया लाजमी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का तो आपको पता, वेक्टर एरिया लाजमी आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो वेक्टर एरिया की फाइंड करने के लिए, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, इसको गौर से समझ लीजिएगा। आए हम लोग देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। बेटे हेडिंग दे दी वेक्टर एरिया, या उसको उलट भी पढ़ सकते हैं एरिया वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है और हर साइड उसकी जो है लेंथ कितनी है जी, ए है, यानी कि ए बी ए बी, डी बी ए और सी डी भी ए है और ए सी भी ए है, ए बी सी डी। अच्छा अब बेटा अगर किसी को कहा जाए जी इसका एरिया बताया, क्या होगा सर? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सर साइड का स्केयर ले लें, जो कि है हमारे पास जो है वो कैसी एंगल, जो हमारी शेप है वो कैसी है, स्केयर है जी। साइड का स्केयर ले लें, हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होगा? साइड स्केयर। एरिया कितना आ गया? साइड का स्केयर दिया है स्केयर। और अगर हम लोग इसी स्केयर को उठा के रख दें कहाँ पे, एक्स वाई जी प्लेन के अंदर, स्पेस के अंदर रख दें हम लोग, हम क्या कहेंगे, ये जो डी सी है ये किसके अलॉन्ग है? एक्स के अलॉन्ग है। और बी ए बी या बी ए बी किसके अलॉन्ग है जी? एक्स के पैरेलल है। बी सी ए डी दोनों किसके अलॉन्ग हैं? वाई के अलॉन्ग हैं। ये वाई लिखा हुआ, ये एक्स है, ये जी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो ए बी है कंसीडर कर लें जी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो बी सी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो हमारे पास ये सी डी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो ओ ए या डी ए जो है ये वो ओरिजिन है किसका? एक्स वाई जी प्लेन का। अब देखें सारे जो हैं वो क्या हैं? वेक्टर्स हैं। इनको हम लोग वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल जो है हमने उसको ऐड किया हुआ है। और ये जो ए है ये इस वेक्टर की क्या है? मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही है ना। अब इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, क्या करेंगे? एरिया को, एक बच्चा कहता है सर एरिया अगर फाइंड करना है, वेक्टर एरिया फाइंड करना है, क्या करें? ये वेक्टर्स हैं, इनका आपस में प्रोडक्ट ले लें। यहाँ पे चूँकि हमें क्या लिया था, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली थी, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका दो हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया वेक्टर, यानी कि हमें एरिया की डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम क्या लेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट लिया जाए कि नेक्स्ट क्वांटिटी भी वेक्टर आए, तो हम क्या कहेंगे जी वो कैसा प्रोडक्ट है? वो वेक्टर प्रोडक्ट है। हमें क्या चाहिए? एरिया वेक्टर चाहिए। तो हम क्या लेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। मैं कहता हूँ जी ए बी क्रॉस बी सी, यही कहा ना आपने। यहाँ पे भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या साइड का स्केयर लेने, हम क्या कहते हैं? ए बी क्रॉस बी सी। इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो जी। ए बी क्रॉस बी सी, वेक्टर साइन ऊपर आ गया, ये ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई, ये बी सी की, ये साइन थीटा साथ आ गया जो फार्मूले के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, और साथ एन यूनिट वेक्टर आ गया। अब एन यूनिट वेक्टर क्या है? आप लोगों ने पढ़ा बेटा, एन यूनिट वेक्टर जिस प्लेन के अंदर ये अगर लेट्स सपोज इसको ए वेक्टर कह लें, इसको बी वेक्टर कह लें, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो जिस प्लेन के अंदर हमारे पास ए बी और बी सी वेक्टर्स हैं, उसके परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल हमारे पास क्या होगा? ये एन यूनिट वेक्टर होगा। क्या मतलब? ए बी और बी सी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं।
एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं जी, ए बी सी डी दोनों अलॉन्ग हैं एक्स एक्सिस के, बी सी ए डी किसके अलॉन्ग है जी, वाई एक्सिस के। हम कहेंगे ये जो है हमारा स्केयर किस में है, किस प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है जी। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो डायरेक्शन जो एन यूनिट वेक्टर है उसकी कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये या तो यहाँ पे हो सकती है जी, या जो है ये इनवर्ड बोर्ड हो सकती है परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं जी डैश। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर इसके अंदर हमारे पास जी की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी ए, साइन थीटा, थीटा क्या था, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल, कितना एंगल है जी हमारे पास, ये देखें 90। स्केयर की कोई दो साइड्स ले लें, उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 होता है। चारों उसके एंगल जो हैं वो कैसे होते हैं जी, 90 होते हैं, दोनों के दरमियान एंगल 90 आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए साइन 90 1। अब साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर आ सकता है ना एक्स वाई प्लेन के अंदर। हमारे पास ये स्केयर है, ये क्या होगा, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, जी वेक्टर के या जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी या जी डैश एक्सिस के अलॉन्ग हो सकेगी, अंदर की तरफ बोर्ड के इनवर्ड होगी या बोर्ड से आउटवर्ड होगी। अब जी के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते रहे हैं, के यूनिट वेक्टर, जी के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर, उसके ऑपोजिट माइनस के यूनिट वेक्टर। बेटा लिख दिया के यूनिट वेक्टर, ए स्केयर मल्टीप्लाई 1 वही आ गया ए स्केयर के यूनिट वेक्टर, या ए स्केयर माइनस के यूनिट वेक्टर। देखें तो क्या मैग्नीट्यूड वही नहीं आई जो हमने ऐसे फाइंड की, चाहे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर लें, चाहे आप ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट ले लें, मैग्नीट्यूड क्या आ रही है सेम। क्या चीज़ ऐड हो गई, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन ऐड होगी हमारे पास। क्लियर हुआ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रोसेस लेना है जी, कोई भी शेप ले लें, 2 डायमेंशनल शेप के अंदर, 2 डायमेंशनल फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, किसके अंदर है जी, एक्स जी प्लेन के अंदर है। इसका एरिया फाइंड करें, इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर फार्मूला आ गया हमारे पास। और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, वाई के अलॉन्ग होगी, या वाई के अलॉन्ग पॉजिटिव वाई के, या नेगेटिव वाई, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड। क्या लगाएंगे, जे यूनिट वेक्टर या माइनस जे यूनिट वेक्टर। एरिया याद रखिएगा, कोई भी ले लें आप, रेक्टेंगल ले लें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ ए है कंसिडर कर लें, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। जो हमारी लेंथ है वो विड्थ दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी, लेंथ को ए रख लें, विड्थ को बी रख लें, ए मल्टीप्लाई बी, साथ क्या आगे आएगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो के यूनिट वेक्टर या माइनस के यूनिट वेक्टर। हर टू डायमेंशनल मैं बोल रहा हूँ 2 डायमेंशनल, या उसको कहते हैं ओपन सरफेस, 2 डायमेंशनल सर्फेसिस या ओपन सर्फेसिस के लिए आप यूनिट जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो। 2 आ रही ना हमारे पास, इस केस के अंदर देखा आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है या इनवर्ड, इस केस के अंदर देखा अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों ले सकते हैं। इसका अगर हम लोग एरिया फाइंड करना चाहते हैं क्या करेंगे, एरिया वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसका रेडियस कोई भी होगा वो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। सिंपल मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ जी, पाई आर, उसका कैपिटल आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर, साथ डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक्स जी प्लेन के अंदर है, वाई के अलॉन्ग हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्या लगाएंगे, या तो जे यूनिट वेक्टर प्लस में लगा देंगे, या हमारे पास जो है आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस जे यूनिट वेक्टर। बेटे 2 डायमेंशनल सर्फेसिस या ओपन सर्फेसिस के लिए याद रखिएगा कि कोई भी 2 डायमेंशनल सर्फेस हो उसके लिए हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी दोनों
डायरेक्शन करेक्ट होंगी हर केस के अंदर। आप इसको उठा के इस प्लेन में रख दें, वाई जी प्लेन के अंदर, क्या होगा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के राइट वर्ड हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, या हमारी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट वर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। इसको उठा के यहाँ पर रख दें, पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दोनों सूरतों के अंदर आप जो है वो ठीक दो टू डायमेंशनल सर्फेसिस अगर होंगी, दोनों ठीक हैं। आप इस केस के अंदर चाहे आउटवर्ड ले लें, चाहे इनवर्ड ले लें, चाहे अपवर्ड ले लें, चाहे डाउनवर्ड ले लें। ये वैसे आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट थी जो मैंने सॉल्व कर दी है। आई थिंक आप लोगों को एरिया वेक्टर जो है टू डायमेंशनल सिर्फ हम बात कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ सीखा है किसके लिए, टू डायमेंशनल के लिए। एक स्टेटमेंट जो लिखी हुई है मैंने, फॉर टू डायमेंशनल को बेटा याद रखना ओपन सर्फेसिस भी कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे क्लोज्ड सर्फेसिस क्या होती हैं, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। टू डायमेंशनल क्या, ओपन सर्फेसिस बोथ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है। चाहे आप पॉजिटिव के वेक्टर ले लो या नेगेटिव के यूनिट वेक्टर ले लो, यानी कि अलॉन्ग पॉजिटिव जी एक्सिस या अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस, दोनों सूरतों में क्या होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, आप लोग कोई भी डायरेक्शन ले लो, लेकिन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जो डायरेक्शन आपने एरिया वेक्टर की एक ले ली, जैसे ये है जी मेरा हाथ है, इसका सरफेस एरिया कंसिडर कर लें कि ये इतना पाम का जो हथेली है मेरी वो उसके ऊपर हम बना लेते हैं कोई स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना, एरिया वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, हमने डायरेक्शन ले ली ये, तो न्यूमेरिकल पूरे के अंदर हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्शन ले लेते हैं ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों करेक्ट हैं, चाहे आप अपवर्ड ले लें चाहे डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड ले रहे हैं तो पूरे न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों ने डायरेक्शन वही रखनी है जो आपने पहले ली है। बेटा ये था हमारा टू डायमेंशनल सर्फेसिस के लिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, अच्छा इस डेफिनेशन सुन लें। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी उसी सरफेस के एरिया के, उसी सरफेस के एरिया के मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, और डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, किसके, उस सरफेस के। यानी कि एरिया वेक्टर इज ए एरिया विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस। दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये याद रखनी है आप लोगों ने। टू डायमेंशनल के लिए बेटे आप लोग याद रखिएगा, दोनों करेक्ट होंगी, दोनों डायरेक्शंस हम ले सकते हैं किसी भी केस के अंदर। सिर्फ ये देख लेना आप लोगों ने कि हमारी जो टू डायमेंशनल सरफेस है वो किस प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, उसके नॉर्मल जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हमारे पास एक्सिस आएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस आ जाए, चाहे वो वाई एक्सिस आ जाए, चाहे वो जी एक्सिस आ जाए, उसके अलॉन्ग। अब एक्स एक्सिस क्या मतलब, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, यानी कि पॉजिटिव आई वेक्टर भी लग सकता है, आई यूनिट वेक्टर, नेगेटिव आई यूनिट वेक्टर भी। वाई अगर होगा पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर भी, नेगेटिव जे यूनिट वेक्टर भी। जी एक्सिस होगा इस केस के अंदर, जी एक्सिस होगा पॉजिटिव के भी नेगेटिव के भी, दोनों डायरेक्शंस आर करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बेटे थ्री डायमेंशनल सरफेसेस के लिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे। जी बेटे अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया इन थ्री डायमेंशनल सरफेसेस। बेटे याद रखिएगा थ्री डायमेंशनल सरफेसेस को क्लोज सरफेसेस भी कहा जाता है। जहाँ पर भी आपके पास वर्ड आ जाए क्लोज सरफेसेस का तो आपने याद रखना है वो कैसी सरफेस होगी, थ्री डायमेंशनल सरफेस होगी। हाँ जी बेटे चलते हैं जी। क्यूब पिछला आप लोगों ने याद रखना है कि टू डायमेंशनल में हम लोगों ने कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो की थी या एरिया वेक्टर को कैसे शो किया था। बेटे क्यूब जो है आपको पता है क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, 4 तो मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। लेफ़्ट वाली फर्स्ट साइड, अपर सेकंड, डाउन जो है वो थर्ड,
राइट वाली फोर्थ, जो आपके यहाँ पे फ्रंट पे इधर आएगी वो फिफ्थ, और जो उस क्यूब के बैक साइड पे होगी वो सिक्स्थ होगी। यानी कि इस बोर्ड के फ्रंट साइड के ऊपर जो आ रही है ये वाली, ये फिफ्थ है, जो उसके पीछे है वो कौन सी होगी, सिक्स्थ होगी बोर्ड के जो पीछे। अब बेटे इसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर एरिया की डायरेक्शन शो करनी है। कैसे किया हम लोगों ने, 2 डायमेंशनल के अंदर कहा जी फर्स्ट, ये फर्स्ट देख लेते हैं, ये पॉइंट है जी, इसके ऊपर वेक्टर एरिया की, या इस राइट फेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो कैसा होगा। हमने पढ़ा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल के लिए है। बेटा याद रखिएगा 3 डायमेंशनल के लिए वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड लेना है। कैसा लेना है जी, आउटवर्ड, जो भी शेप हो। एक वेक्टर एरिया बाहर की तरफ आ रहा है ना, एक वेक्टर एरिया बॉक्स के अंदर की तरफ, क्यूब के अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो हमने नहीं लेना। ये फेस देखें, इस फेस के ऊपर एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, हम कौन सा लेंगे, अपवर्ड। ये फेस देखना 3 वाली, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, अपवर्ड चूँकि अंदर जा रहा है, डाउनवर्ड हम लोग लेंगे। फोर्थ एक राइट वर्ड्स एक लेफ्ट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स वाला किधर जा रहा है, क्यूब के अंदर की तरफ, हम कौन सा लेंगे, आउटवर्ड वाला, जो बाहर की तरफ होगा, जिसके डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। ये एरिया वेक्टर सेकंड फेज का, ये फोर्थ का, ये थर्ड का। अब फिफ्थ देखें जो आपके सामने इधर इधर होगी, फर्स्ट वाली ये वाली, वो कैसी होगी, या तो बाहर इस तरफ आ सकती है या अंदर की तरफ। अंदर चूँकि बॉक्स है, क्यूब है, अंदर की तरफ हमने लेना नहीं, आउटवर्ड वाला लेंगे। जो सिक्स्थ सरफेस जो क्यूब के अगली साइड पे होगी, जो एंडिंग फेस होगा, उसके अंदर देखें या तो इस तरफ या इस तरफ। अब इस तरफ देखें, चूँकि वो एंडिंग फेस है तो वो किस तरफ जाएगा जी, वो क्यूब के अंदर की तरफ एरिया वेक्टर इनवर्ड है, हमने कौन सा लेना है, आउटवर्ड, तो हम लोग इस डायरेक्शन में उसको लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यूब के अंदर कैसे लेना है। हर 3 डायमेंशनल के अंदर, हर 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर याद रखिएगा वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड वाला लेना है, इनवर्ड वाला नहीं लेना। 2 डायमेंशनल के अंदर आप जो भी इनवर्ड कोई चीज़ होगी नहीं वहाँ पे, या अपर डाउन राइट लेफ़्ट ऐसे ही होगा सिर्फ जी। अब नेक्स्ट शेप आ जाती है हमारे पास 3D शेप, सिलेंड्रिकल शेप है जी। जैसे सिलेंडर है, ये बोर्ड मारकर एक सिलेंड्रिकल शेप है। कितने फेस होते हैं इसके, लेट्स सपोज 4 फेस होते हैं, एक सर्कुलर, ये एक सर्कुलर डाउन वाला, एक अपर सर्कुलर एक डाउन सर्कल, ये कर्व्ड, अगर इसको दरमियान से कट कर दिया जाए, एक ये फ्रंट वाला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा ये जो मेरे सामने है आपके पीछे की तरफ है, इस बोर्ड मार्कर के पीछे की तरफ, ये 4 है। जैसे जिसको मैंने इससे छो किया, ये फ्रंट ये सेकंड, लेट्स सपोज 4 फेसेस हैं इसके जी। फर्स्ट हमारे पास, अगर बेटा आप देखें कि मैं इस कैप को जो है यहाँ से बिल्कुल बहुत ही थिन जो है वो कैप जो है मैं कट कर देता हूँ, क्या होगा फिर हमारे पास एक डिस्क आ जाएगी। क्या आएगी, डिस्क आएगी। डिस्क कैसी होती है, 2 डायमेंशनल सरफेस होती है। 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए हमने क्या किया, हमने सर किया था कि हम दोनों डायरेक्शन से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लेना, कट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, ऐसे यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, अलग निकाल लें फिर 2 डायमेंशनल हो जाएगी। लेकिन ये किसका पार्ट है, 3 डायमेंशनल का ही। कौन सा लेंगे जी, आउटवर्ड। नीचे वाला तो इनवर्ड जा रहा है ना, इस वजह से उसको हम नहीं लेंगे, आउटवर्ड। ओके अच्छा, ये तो था हमारे पास, जब हमने कट कर दिया तो 2 डायमेंशनल बन गई। इसमें भी क्यूब की साइड्स कट कर दें, अलग अलग कर दें, 2 डायमेंशनल बन जाएगी। बेटे जो है ना, ये सरफेसेस सारी की सारी ये प्लेन सरफेसेस, बिल्कुल सीधी, ऊपर से देखें सीधी सीधी। ये सरफेस कैसे है, ये हर पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट से थोड़ा सा बेंड हो रहा है, थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस कैसी। अब देखिए कंसीडर कर लें इस पॉइंट के ऊपर कैसा होगा जी, हाँ जी बाहर की तरफ होगा, ऐसे ही, ठीक है शाबाश। ये कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। इस पॉइंट के ऊपर
कैसा होगा, बाहर की तरफ, जो पीछे उसके है उसकी तरफ, बाहर की तरफ। अब मुझे ये बताएं यहाँ पर कैसा होगा, क्या बाहर की तरफ होगा या बिल्कुल ऐसे होगा। ऐसे देख लें, वाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है। ये पॉइंट जो है जो बिल्कुल मेरे सामने है वो बिल्कुल उसका मेरी तरफ डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, उस पॉइंट की। मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, एक आपके सामने होगा पॉइंट, एक मेरे सामने पॉइंट है, इन दोनों के मिड में देखें उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बिल्कुल उन दोनों के दरमियान में, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होगी। इसका क्या मतलब, उसकी डायरेक्शन ये, मेरे वाले की ये, इधर वाले की ये, आगे चले जाएंगे ये हो जाएगी, आगे और जाएंगे ये होगी। ये डायरेक्शन कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट के एरिया वेक्टर की चेंज होती है। हमने क्या देखना है, क्या वो सरफेस के साथ 90 एंगल बना रहा है, क्या ये 90 एंगल बना रहा है। जब ये 90 एंगल बनाएगा तब हम कहेंगे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। सफ़ियर ले लें, सफ़ियर का केस आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर पढ़ना भी है कि सफ़ियर होगा हमारे पास, उसके अंदर चार्ज मौजूद है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट हम देखेंगे, अब उसमें एरिया वेक्टर, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही ना पता हो फिर सफ़ियर के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम जैसे पहली दो एग्जांपल्स के अंदर हम लोगों ने किया, आउटवर्ड आउटवर्ड। यहाँ पर भी चूँकि ये कर्व्ड सरफेस, सफ़ियर, बॉल ले लें, बॉल छोटी लें, वो सफ़ियर है। अब क्या होगा, ये आपने पकड़ी एक सरफेस, कर्व्ड सरफेस आपके सामने, एक मेरे सामने, एक आपके सामने, एक आपके बैक साइड पे, जो आपको नज़र नहीं आ रही। बेटे हर पॉइंट, ये जो मेरे सामने पॉइंट होगा बिल्कुल सीधा एरिया वेक्टर, जो इधर होगा बिल्कुल सीधा, इन दोनों के दरमियान में हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा क्या एरिया वेक्टर शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है आपकी तरफ। फिर यहाँ से आपकी तरफ था, दोबारा शिफ्ट होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है इस तरफ, जो मैंने शो किया हुआ है, इस तरफ अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड। हर पॉइंट के ऊपर क्या लेना है हमने, आउटवर्ड देना है एरिया वेक्टर। डेफिनेशन सुन ले, इट इज़ एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ए ऑफ द एलिमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया। थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करें, हमने स्केयर का एरिया फाइंड किया, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी। वैसे अगर आप साइड का स्केयर लेते थे, वहाँ पे ए रखी थी तो ए स्केयर आया, प्रोडक्ट लिया फिर भी हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आई, ए स्केयर। वही लिखा हुआ है कि एरिया एक ऐसा वेक्टर एरिया, एक ऐसा एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी सरफेस एरिया के। इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज कैपिटल ए है, वो इस एरिया के, इस सरफेस के एरिया के इक्वल होगी। डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। टू डायमेंशनल के लिए दोनों डायरेक्शंस ली जा सकती हैं, राइट लेफ्ट और डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों ले जा सकती हैं। लेकिन थ्री डायमेंशनल के लिए हमने सिर्फ आउटवर्ड, ना राइटवर्ड, ना लेफ्टवर्ड, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड, आउटवर्ड देखना है। हर थ्री डायमेंशनल सरफेस के अंदर हमने डायरेक्शन एरिया वेक्टर की कैसे लेनी है जी, आउटवर्ड लेनी है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं किया हुआ, डॉट क्यों किया हुआ है, ये भी आप लोगों ने नेक्स्ट चल के जो है वो स्टडी करना है। हो सकता है इसी लेक्चर के अंदर बता दूं नेक्स्ट अभी, या अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप अगर कोई आंसर जानते हैं, पॉज करके सोच लें कि ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दोनों को डॉट क्यों लिया, दोनों को डॉट क्यों लिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया गया, क्रॉस क्यों नहीं ले लिया गया। तो इसका आंसर अगर पता है सोच लें, कमेंट्स के अंदर आंसर दे दें पॉज करके। नेक्स्ट फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, सोच लें।
जी बेटे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केसेस कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल रिलेशन या दिस मैथमेटिकल रिलेशन हम देखेंगे कि किस पे डिपेंड करता है। जी फर्स्ट हम देखते हैं कुछ केसेस। फर्स्ट देखते हैं जी, हेडिंग है जी हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स, कि फ्लक्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा। बेटे बात याद रखनी है, एक के थीटा जो एंगल है वो किसके दरमियान है, बिटवीन ई एंड ए, बिटवीन ई एंड ए। कंसिडर कर लें हमारे पास ये सरफेस है, ये मेरे हाथ आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा हाथ, ये सरफेस है ये वाली या ये वाली सरफेस है। इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम चाहते हैं कैलकुलेट करें कितना होगा, और कंसिडर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने ये ऐसे पड़ा हुआ है जी, ये सरफेस जो है ये ऐसे पड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 6, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी पीछे से उन सब से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो सारे के सारे इसमें से पास आउट होके गुजरेंगी। ठीक है, अब क्या मतलब, इस सरफेस का, इस टू डायमेंशनल सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा, ये वेक्टर एरिया जिस तरफ, यानी कि मैं इसके राइट वर्ड्स वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बी राइट वर्ड्स, वेक्टर एरिया बी राइट वर्ड्स, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे सरफेस पड़ी हुई है, वेक्टर एरिया बी राइट वर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी राइट वर्ड्स हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, थीटा हमारे पास होगा 0। कब, जब सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर पड़ी होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। हमें ये नहीं गर्ज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने सरफेस किस तरह पड़ी हुई है, आया सरफेस पैरेलल पड़ी हुई है, आया सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, हमने ये नहीं देखना। हमने देखना उसका वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल कितना होगा, 0। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और बात ये भी याद रखनी है बेटे कि ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्पेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान पूरे रीजन के अंदर कैसी होनी चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, ताकि हमारा ये फार्मूला तब वैलिड है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। जी ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा ई ए सिंपल। अगर हमारे पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, बात पे गौर करना है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों आपस में, दोनों वेक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ी होगी। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी ना, फिर हमारा वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंडरस्टूड है पैरेलल होगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। और वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल, हमें अगर पता हो हमारी वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस के एरिया की मैग्नीट्यूड को, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी मिनिमम फ्लक्स। अब जो हमारा ऐसे ही सरफेस पड़ी हुई थी, वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में था, हमने क्या किया, ऐसे रख दी। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सरफेस क्या हो गई, पैरेलल हो गई है, सरफेस क्या हो गई है, पैरेलल। लेकिन उसका वेक्टर एरिया कैसे हो गया है, वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है, वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल। लेकिन हमने एंगल कौन सा लेना है, क्या हमने सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल लेना है, हरगिज नहीं, हमने लेना है एंगल ये वाला, ये वाला, किसके दरमियान,
ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल हमारा थीटा होगा। इस केस के अंदर हमारे पास जो थीटा है वो कितना आ गया 90। कॉस 90 पता है हमें कितना आता है 0। तो मिनिमम फ्लक्स होगा इस केस के अंदर फाई ई कितना होगा जी 0 होगा। बात समझ लग गई। अगर अब इसको कैसे पढ़ सकते हैं, अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो मिनिमम फ्लक्स होगा या सरफेस वाली बात वैसे बुक्स के ऊपर कम लिखी हुई है आपको समझाने के लिए कि अगर सरफेस जो है ये सरफेस जो है सरफेस वेक्टर एरिया की नहीं बात कर रहे, वेक्टर एरिया को निकाल दे, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी फिर मिनिमम फ्लक्स होगा। बात समझने वाली है कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे दूर से कुछ इंसान जो है वो पत्थर मारता है, इसके ऊपर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई ऐसे होगा तो लगने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ये उसकी फोर्स या उसकी जो मूवमेंट है उसके पैरेलल आ गया है, हो सकता है वो इसके करीब से होकर गुजर जाए, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। डायरेक्शन है जी किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में हमारी सिर्फ पहले ऐसे थी फिर हमने ऐसे रख दी, अब हम क्या करते हैं जी हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ रख देते हैं, वेक्टर एरिया इधर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऐसे सीधी बिल्कुल गुजर गई। ये केस इलेक्ट्रिक, अब वेक्टर एरिया हमारा ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी, दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी आप इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो बेटा आपके पास ई की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, सॉल्व कर लें, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाए। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी जी, बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमने क्या कहा था, आंसर हमेशा स्केलर आना है। याद रखना है फाई जो है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं उसकी, याद रखिएगा। अब ई ए कॉस थीटा या ये देखें यहाँ से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट क्या होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि हमारे पास न्यूटन पर कूलम आ गया, किसका यूनिट, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम, और साथ क्या आ जाएगा एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटे ये भी आपने याद रखना है सब ने, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डिपेंडेंस ऑफ फाई किस पे डिपेंड करता है, फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एक दो चीज़ें हम और भी पढ़ेंगे। अभी जो फार्मूला हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका बताने लगा हूँ कि बेटे तीन चीज़ें आ रही हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा एंगल। आप एरिया जितना मर्जी ज़्यादा ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बेतहाशा 100 न्यूटन पर कूलम, 1000 न्यूटन पर कूलम कर दें, जितनी ज़्यादा ले लें, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा ले लें, अगर उस दोनों के दरमियान एंगल हमारा 90 होगा, ई और ए के दरमियान एंगल क्या होगा 90 होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एंगल 90 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो जितना मर्जी एरिया ले लें, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें, लेकिन अगर एंगल 90 आ गया तो कोई भी फ्लक्स वहाँ पे नहीं होगा। इस वजह से ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 फैक्टर्स आ रहे हैं फार्मूले में। फर्स्ट एरिया, इसको सिंपल समझ लें, दरवाज़ा छोटा होगा कम लोग उसमें से गुजर सकेंगे, अगर वही बड़ा कर दें हम लोग, ज़्यादा लोग एट अ टाइम गुजर सकते हैं उसमें से। विंडो छोटी है या विंडो आपने जो है वो खोली है और उसके 2 दरवाजे, अब खोली है जी, एक दरवाज़ा खोल दिया, ओपन कर दिया, थोड़ी हवा आ रही है,
दूसरी आप ओपन करोगे तो ज़्यादा हवा आएगी। इतना हिस्सा एरिया मैं कहता हूँ जी इतना कर दिया जाए, इधर वाला ओपन है ना तो इधर वाला क्लोज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। एरिया कम होगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। लेकिन एक केस ऐसा है जिसके अंदर एरिया बढ़ाएं कम करें, ये जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। कौन सा केस ऐसा है बेटे? जब हमारा वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा। एरिया इतना, इसको इतना कर दो, इतना कर दो, जब है ही सरफेस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यानी कि वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दी जाए इसकी, जब ये फैक्टर ही ज़ीरो हो गया तो आंसर क्या आना है हमारे पास? ज़ीरो। तो ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर आप एरिया बढ़ाएं, जितने मर्जी बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी बढ़ता नहीं है, कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने से भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है बढ़ जाती है। कैसे? यही है जी, कंसिडर कर लें, ये हमारे पास सरफेस एरिया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एयर लाइंस को जो है ना वो निकाल दें माइंड से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो अल्लाह के बंदो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। हमने पढ़ा नहीं, चार्ज के करीब फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। चार्ज से दूर जाते जाएं फील्ड लाइंस दूर होती जाती हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता, बल्कि कैसा फील्ड होता है जी? वीक फील्ड होता है। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एंगल का भी बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी, एरिया का भी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर सारे इससे भी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।